हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और जो आपकी सीरीज है एसएस की, उसी सीरीज में हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं आपकी इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2, पीपल एज रिसोर्सेज। जी हाँ, पीपल एज रिसोर्सेज जो आपकी इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 है। जो पहला चैप्टर था उसमें इकोनॉमिक्स का हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, पालमपुर के बारे में जाना। उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट था ह्यूमन कैपिटल। आज उसी ह्यूमन कैपिटल पे हम लोग जो है वो डीपली जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि एक बाप अपने बेटे को बहुत सारी जमीन दे सकता है, एक बाप अपने बेटे को बहुत सारा पैसा दे सकता है, बैंक बैलेंस दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा लायक नहीं है, अगर वो बच्चा लायक नहीं है तो वो चीज जो उसको विरासत में मिली है वो उसके किसी भी काम की नहीं रहेगी। एक देश जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं, तो उस देश की जो जनसंख्या होती है, अगर उस देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी है, समझदार है, हेल्दी है, तो जनसंख्या ज्यादा होने का भी उस देश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है पीपल एज रिसोर्सेज जो हम लोग समझने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बेटा विरासत में उसे चाहे कितना कुछ भी मिला हो, लेकिन अगर उसे संभालना नहीं आता, अगर वो समझदार नहीं है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स, पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। वो लोग जो काम करते हैं, वो लोग जो क्या करते हैं, काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक परिवार में 5 मेंबर है, लेकिन उनमें से एक बच्चा, एक आदमी, एक परिवार का मेंबर जो है वो कमाई कर रहा है, सबको पाल रहा है, तो वो उस परिवार का क्या कहलाया? वर्कफोर्स कहलाया। सो वो लोग जो वर्कफोर्स होते हैं वो देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा जो रोल है वो क्या करता है? प्ले करता है। बाकी जितने भी रिसोर्स आपके पास, जमीन है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास लेबर है, इन सभी को एक जगह कंबाइन जो करता है वो करता है ह्यूमन रिसोर्स कंबाइन करता है। सो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जब अच्छे पढ़ लिख जाओगे, अच्छे पढ़ लिखने के बाद जो है वो आप अपने खुद का एक स्टैंड लोगे, अपनी लाइफ को खुद क्या कर पाओगे? सेटल कर पाओगे। तो बात आती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स आर रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्सेज। अगर आप एक जमीन खरीद रहे हो तो कल आपको कमा के देगी। वैसे ही अगर आपके माता पिता आज आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो इन फ्यूचर में आप जो है वो क्या बनने वाले हैं? एक प्रोडक्टिव जो है रिसोर्स बनने वाले हैं, जो परिवार का क्या रखेंगे? ख्याल रखेंगे ये। सो अगर अब आप में सोचो कि आप में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, जी हाँ, हमें एक इंसान में इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन के थ्रू। आज आपकी एजुकेशन पे जो पैसा लग रहा है, उसके बाद ट्रेनिंग, और उसके बाद आपका जो हेल्थ केयर है, इन सब पे जो पैसा लग रहा है, अगर इन पे आज के वक्त पैसा लगाया जाएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, जो आपको एक रिसोर्स बनने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। सो एक पर्सन जिसके पास बेटर एजुकेशन है, अच्छी शिक्षा है, वो ज्यादा अर्न करता है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। सो हेल्थी पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोर प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पढ़ भी ज्यादा पाओगे। जब काम करने की बात आएगी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप काम भी क्या कर पाएंगे? ज्यादा कर पाएंगे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग जो है डीपली यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं एजुकेशन की वैल्यू। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक मानव को स्रोत बनने में शिक्षा किस प्रकार सहायक है, तो आप क्या लिखेंगे कि आपके जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि आप एक बेटर फ्यूचर क्या कर सको? सिक्योर कर सको। और एजुकेशन देने के लिए आपके पेरेंट्स जो है वो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों की एजुकेशन के तरफ, बच्चों की शिक्षा के तरफ। और ये जो अब एक अगर अनपढ़ माता पिता हैं तो वो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। अगर वो अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो बच्चे हैं,
वो भी अपने बच्चों को क्या नहीं देंगे, एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, और उससे क्या होगा, एक साइकिल, एक चक्र तैयार होगा, किसका, अनप्रोडक्टिविटी का। तो अनएजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों की एजुकेशन के अंदर, उनकी हेल्थ केयर के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो जनरेशन है वो एक अच्छा वर्कफोर्स कभी भी नहीं बन पाती है। अब इकोनॉमिक, इसी चैप्टर में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जिनमें नेचर क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है, वो सारी एक्टिविटी जिनमें नेचर इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कहलाती हैं आपकी प्राथमिक क्रियाकलाप, कहलाते हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है। अब एग्जांपल लूं आपका, जैसे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है वो टोटल किस पे डिपेंड है बच्चों, वो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर। माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, डेयरी हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ये जो एक्टिविटीज हैं वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है, क्योंकि इनमें नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक स्रोतों का जो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसे द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। वो सारी एक्टिविटी जो फैक्ट्रीज से जुड़ी हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज। उसके बाद आती है आपकी तीसरी टेरिशरी एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो इन दोनों एक्टिविटीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। इनमें कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं होता, बस ये क्या करती है, जो दूसरे 2 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी, इन दोनों को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये हमारी कहलाती है टेरिशरी एक्टिविटीज कहलाती है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटीज में 2 मिनट पहले बताया कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, जिसे फलों बागान भी कहते हैं, फलों के बागान, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब जो है आपकी किस में आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज आती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो फैक्ट्रियों में जो भी काम होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो भी काम होते हैं, मतलब कच्चा माल जो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है पक्के माल में। जैसे कि शुगर केन जो है वो इस्तेमाल, गन्ने का इस्तेमाल होता है चीनी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। तो शुगर केन को शुगर में जिसने कन्वर्ट किया वो कहलाएंगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। उसके बाद टेरिशरी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी, जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मार्केट एक्टिविटीज, बाजार क्रियाकलाप क्या है। वो सारी एक्टिविटीज जो बाजार से जुड़ी हुई हैं, मार्केट से जुड़ी हुई है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदारी और बेचने से जुड़ी हुई हैं, वो आपकी कहलाएंगी आपकी मार्केट एक्टिविटीज कहलाएंगी। उसके बाद आता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब एक डॉक्टर जब एक मरीज का इलाज करता है, वो डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो वो उससे पैसा कमा रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। और वही मरीज अगर उसके परिवार का कोई है, उसका फ्री इलाज कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो उसी तरीके से नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जो मार्केट में नहीं चलती हैं। ये एक फार्मर प्रोड्यूस करता है अपने परिवार की नीड को पूरा करने के लिए, किसान गन्ना उगा रहा है बेचने के लिए, तो वो कहलाएगी उसकी मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन वही किसान उस गन्ने का अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहलाएगी आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। बच्चों, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि एक जो जनसंख्या होती है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ कैसी है, उनकी स्किल्स कैसी हैं, और ये जो चीजें होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि किसी भी जगह की जो जनसंख्या है, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ पे और स्किल्स पे ऊपर। बेटा, जो इलिटरेट और जो अनहेल्दी पॉपुलेशन होती है वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या बनती है, एक लाइबिलिटी बनती है, एक बर्डन बन जाती है, क्योंकि उन्हें संभालने का काम हो जाता है सरकार का, प्रशासन का। लेकिन जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होगी वो क्या करेगी, कंट्री की जो इकोनॉमी होगी उसे क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसकी इकोनॉमी को क्या करेंगे, वो मजबूत करेंगे। एजुकेशन, अगला जो सवाल आता है कि एजुकेशन जो होती है वो कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है मददगार साबित होती है। तो आप लोग यहां से कह सकते हो कि एजुकेशन क्या करती है,
लिटरेसी लेवल को एनहेंस करती है, हमारी स्किल्स को बढ़ाती है और सोसाइटी के कल्चर को भी क्या करती है, मजबूर करती है। और जितने भी प्रेजेंस होगी एजुकेटेड लोगों की, वो इलिटरेट लोगों को भी क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। अगर परिवार में एक पढ़ा लिखा है बाकी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों को जो है और अच्छा बनाना, उनको अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड देने का काम कौन करेगा, वो एक एजुकेटेड बंदा करेगा परिवार का। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमारी जो सरकार है उसने लोगों को एजुकेशन देने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पता होगा। सरकार जो है वो फ्री एजुकेशन दे रही है बच्चों को, स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चों को, इसीलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एजुकेशन के फील्ड में जो है इन्वेस्टमेंट हो और वो कंट्री के लिए क्या बने, हेल्पफुल बने। इसी सेक्शन में आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो सरकार का प्लान क्या है। मैं बता दूं आपको, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पहला प्लान जो था वो 151 करोड़ रुपए का था, अब ये 43825 करोड़ रुपीस का हो चुका है 10th प्लान के अंदर। और जो एजुकेशन है वो 0.64% जीडीपी में क्या हो रही है, हेल्प कर रही है, जो अब 0.64 से बढ़ के कहां पहुंच चुकी है, 3.98% पहुंच चुकी है। तो सरकार के जो कंस्टेंट जो एफर्ट चल रहे हैं एजुकेशन को बढ़ाने से, मैं आपको बता दूं कहा 1951 के अंदर हमारे भारत की जो साक्षरता दर थी, मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वो कितनी थी बेटा, यहाँ पे 18% थी। लेकिन अब 2011 की जो लास्ट जनगणना हुई थी उसके अंदर भारत के अंदर 70% लोग जो है वो क्या है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। सो लिटरेसी रेट जो है, हाँ ये थोड़ी सी आज भी कमी है कि हमारे भारत के अंदर जो मेल जो है उनकी लिटरेसी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। जो ये आज भी ये बताती है कि महिलाओं की शिक्षा की तरफ अभी भी जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और याद रखिएगा हमारे भारत के अंदर केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां 90% लिटरेसी रेट है। बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी जो लिटरेसी लेवल है वो और भी ज्यादा क्या है, कम है। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 70% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। चलिए, गवर्नमेंट ने अभी जैसे कुछ प्लान है इसी एजुकेशन पे चल रहे हम लोग। सर्व शिक्षा अभियान मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया था, एजुकेशन देने के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान ये क्या कहता है कि जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है और फ्री है। ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है कि वो एजुकेशन ले सकते हैं और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, सरकार की है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिड डे मील, आप लोगों ने सुना होगा मिड डे मील के स्कूलों के अंदर खाना खिलाया जाता है, वो इसीलिए है कि एनकरेज करना है पुअर फैमिलीज को ताकि वो अपने बच्चों को कहां भेजे, स्कूल भेजे। और एक बार बच्चे स्कूल आना अगर शुरू कर देंगे तो उनका जो माइंड का लेवल है वो डेवलप होगा और वो भविष्य में क्या करेंगे, अपनी एजुकेशन की तरफ क्या देंगे, ध्यान देंगे। जो 10th प्लान था हमारा, मैंने आपको बताया था कि हायर एजुकेशन जो थी उसके अंदर 6% से बढ़कर अब कहां पहुंच चुकी है, 9% से पहुंचाने का जो क्या था, टारगेट था। और इसका मेन यही था कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में क्या ले हायर एजुकेशन ले, क्योंकि अगर वो हायर एजुकेशन लेंगे, उच्च शिक्षा अगर वो प्राप्त करेंगे तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनके लिए क्या होंगी, ओपन होगी। तो हमारा 10th जो प्लान था, 10वां जो प्लान था, वो इसी बात को फोकस करता है कि हम कैसे न कैसे करके बच्चों को आईटी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन जिसमें ट्रेनिंग आ जाती है, वो बच्चों को क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। अब आप लोग देख सकते हैं 1950 से 51 की बात करें तो हमारे भारत के अंदर जो थे 750 जो क्या थे, कॉलेजेस थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी 30 थी और स्टूडेंट्स इतने थे और नंबर ऑफ टीचर इतने थे। अगर आप इस डाटा को कंपेयर करते हो किसके साथ, 1951 के साथ 99 तक, तो आप लोग देख सकते हो अब 2020 जो 2 चल रहा है यहां तक कितना बदलाव, मतलब कितना प्रयास जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के अंदर क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान को थोड़ा और डीपली बता दूं, आपके यही सवाल बनते हैं, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, एजुकेशन पे पूछा जाता है और आपके
हेल्थ पे पूछा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान को थोड़ा डीपली आप लोग यहाँ पे स्टडी कीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसका एम है कि एलिमेंट्री एजुकेशन फिक्स की जाए, और 86th अमेंडमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ था इंडिया के अंदर, एजुकेशन को जो था फ्री और कंपलसरी कर दिया 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और ये इसे फंडामेंटल राइट भी क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। और इस प्रोग्राम को शुरू किया था हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है आज सर्व शिक्षा अभियान यही कहता है। सो हिस्ट्री ऑफ सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 से शुरू हुआ था। हालांकि 1993-1994 से इसकी जो है रूट शुरू हो चुकी थी, जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। एम थी कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, और हमारे 272 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 स्टेट में इसको शुरू किया गया था। खर्चा जो था इसका सरकार ने उठाया था, 85% जो था इसका खर्चा, 85% जिस इस स्कीम का खर्चा जो था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही थी, बाकी जो थी स्टेट गवर्नमेंट उठा रही थी। और इसके अलावा जो वर्ल्ड की भी कई बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उन लोगों ने भी क्या किया था, हमारे इस प्लान के अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया और डोनेशन किया। ये आपके एग्जाम के लिए इतना नहीं है, आपकी एजुकेशन के लिए था बेटा। सो हम कह सकते हैं जो डीपीईपी थी ये एक वेस्ट नहीं था सरकार का, सरकार ने इसमें पैसा लगाया, सही लगाया, और इसी का ये हमें फायदा मिला कि राइट टू एजुकेशन आरटीई जो था वो 1 अप्रैल 2010 में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, और अब हर कोई जो है वो एजुकेशन ले सकता है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा है जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस की थी। प्रेजेंट गोल्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके प्रेजेंट गोल है कि नए नए स्कूल खोलना, ठीक है, और उसके बाद जिनमें टीचर्स करना उनमें टीचर्स की क्या करना, व्यवस्था करना, और क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बच्चों को क्या करना, प्रोवाइड करना। सो अब इस चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है, नेक्स्ट सेशन शुरू होता है, वो होता है हेल्थ का। इस चैप्टर में आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, रोल ऑफ हेल्थ एंड रोल ऑफ एजुकेशन। हेल्थ की बात करें, एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसे अपने पोटेंशियल का पता होता है, मतलब वो अपना पूर्ण जो है शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकता है, एज कंपेयर टू अनहेल्दी पर्सन। और ये जो लोग होते हैं वो देश के लिए क्या होते हैं बेटा, एक एसेट होते हैं। और लेकिन जो अनहेल्दी पर्सन जो होते हैं उन्हें अपने पोटेंशियल का पता नहीं होता, और वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं। तो हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी है इंडिया की, इसका मेन एम यही है कि जो लोग हेल्थ को क्या नहीं कर पा रहे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, उन लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या करना, प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, वो क्लासेस मतलब जो गरीब तबका है उन लोगों को स्पेशल मिले। सो गवर्नमेंट ने एक हेल्थ सिस्टम शुरू किया है, हॉस्पिटल शुरू किए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर बनाए हैं। आज हर जगह जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। क्यों? ताकि कंट्रीज की लोगों की हेल्थ क्या हो, इंप्रूव हो। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुरू किए गए हैं, जो तहसील पर भी है, ब्लॉक लेवल पे भी है, टाउन्स के अंदर भी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, और हेल्थ केयर की सर्विस जो है ना, हालांकि अभी भी बहुत कम है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपको पता होना चाहिए कि IMR क्या होती है। IMR का मतलब होता है कि वो कितने बच्चे जो है वो 1 साल की उम्र को पूरा किए बिना ही क्या हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। So the number of death before completing the age of 1 year is known as infant mortality rate, शिशु मृत्यु दर कहते हैं उसको। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो 1951 से, अगर आप लोग यहाँ पे अभी तक इसको क्या करें, हम लोग कंपेयर करें तो 2002 तक आप लोग देख सकते हो। ये जो डाटा था 1951 का था, और 2001 तक जो ये डाटा यहां पहुंच जाता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट सेक्शन जो इस चैप्टर का शुरू होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। अब आपकी मम्मी हो सकती है पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं, तो आप उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक वो कंडीशन है जिसमें अ पर्सन वांट टू डू द जॉब, एक व्यक्ति कार्य करना चाहता है, एक व्यक्ति काम करना चाहता है,
लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, मतलब जो आदमी काम करना चाहता है और उसे काम ना मिले तो क्या कहलाती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। व्हेन अ पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग अ जॉब बट इज अनेबल टू गेट एम्प्लॉयड ही इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। और 15 से 59 साल की जो उम्र होती है वो वर्किंग एज होती है, उन्हें ही अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर एक पर्सन जो है अगर वो जानबूझ के काम नहीं करना चाहता तो वो उसे आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद ये जॉब चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बताइए। तो जो सबसे पहला टाइप आता है अनएम्प्लॉयमेंट का वो आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जब लोगों को काम नहीं मिलता, जैसे कि वो लोग जो लेबर क्लास जो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी रहती है, बरसात के मौसम में उन लोगों के पास काम नहीं होता तो आप उसे सीजनल अनएम्प्लॉयड कहोगे। इसके अलावा किसान जो होता है, एक भूमिहीन किसान जो होता है, तो जब फसलों को बोने का वक्त होता है तब उसके पास पूरा क्या होगा, टाइम होगा, लेकिन जैसे ही फसल बो दी जाती है उसके बाद जो है उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो क्या कर सके, उसे कोई काम मिल जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी बच्चों। अगली आती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। मैं इसको सिंपल एग्जांपल में बता देता हूं आपको कि व्हेन मोर पर्सन वर्क देन रिक्वायरमेंट, जब जरूरत से ज्यादा लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो कहलाती है आपकी छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक खेत है जिसमें 7 मेंबर काम कर रहे हैं, 7 मेंबर काम कर रहे हैं तो भी उतनी ही उपज है जितनी उपज अगर 3 लोग काम करते तो आती। मीन उस खेत में 3 लोग चाहते तो काम कर सकते थे, लेकिन वो 4 लोग जो है वो सबको लगेगा कि दैट दे आर एट वर्क, वो काम कर रहे हैं, पर इन रियलिटी वो लोग जो है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, शिकार हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको जो एग्जांपल बोल के बताया वही एग्जांपल यहां आपकी इस जो है स्लाइड के ऊपर दिया गया है। फिर आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी है जो हमारे अर्बन सेंटर में आपको देखने को मिलेगी कि युवा जो है वो पढ़े लिखे हैं, फुल एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब, उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों को जब जॉब नहीं मिलती तो वो कहलाती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी, जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग जो इमोशनली क्या हो जाएंगे, डाउन चले जाएंगे, फाइनेंशियली एंड इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेंबर को नुकसान होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग होंगे वो सरकार की क्या बन जाते हैं, जिम्मेदारी बन जाते हैं, और क्राइम रेट बढ़ेंगे क्योंकि काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता उनके पास होता ही नहीं है। तो ये चीजें ये बताती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके जो इफेक्ट हैं वो कितने भयानक होते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो बस यही है कि हम लोगों ने पीपल एज रिसोर्सेज इस चैप्टर को पढ़ा। तो लोग रिसोर्स कब बनते हैं, जब वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जब वो अच्छे एजुकेटेड होंगे, जब वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे, क्योंकि हेल्दी पढ़े लिखे अच्छे लोग ही हैं जो देश के लिए क्या बनते हैं, एक अच्छा सा सबक बनते हैं, जो क्या करेंगे, देश के विकास में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए हमारे परिवार वाले जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी एजुकेशन के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक लायबल नागरिक बनाने के लिए है। तो बड़ी सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को बताया, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं आपके अगले चैप्टर के साथ।